हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया ही होंगे और बढ़िया हैं। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट की बात चल रही थी, बी फार्मा 5th सेमेस्टर 3rd ईयर की यूनिट पहली चल रही थी। तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, काफ़ी पोर्शन कवर किया है, लगभग 30%, 70 अभी और रह गया है। काफ़ी मेहनत करनी है, कर रहा हूँ मैं भी, आप भी करिए। तो 5वां लेक्चर लेके आपके सामने हूँ और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो भैया रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा सपोर्ट बना के रखिए, थोड़ा सा समय दीजिए। मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे, 3-3.5 यूनिट तो करा ही दूंगा अगर मेरी तबीयत ख़राब भी रही, कुछ भी कंडीशन रही तब भी, एडवर्स कंडीशन में। और वैसे 4 यूनिट ज़्यादा, 4.5 पौने 5, ठीक है। और कोशिश तो मैं 5 की ही करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ और आप सारे लेक्चर्स देखिए, सारे लेक्चर्स देख के कमेंट करिए, कहाँ कोई क्वेरी है, कहाँ अच्छा लगा, कहाँ बुरा लगा, सब कुछ बताइए, मुझे मोटिवेट करते रहिए। मेरा नंबर है 9140403649, वहाँ आप नोट्स ले सकते हैं। लेकिन केवल नोट्स के लिए मुझसे कनेक्ट मत रहिए। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आ जाते हैं, मुझे कॉल आ रहे हैं। कॉल किसके लिए? मान लीजिए मेरी तबीयत ख़राब थी 3 दिन से, उसके बाद भी लोग कॉल कर देते हैं, सर नोट्स। अरे भैया लेक्चर तो बनने दो, नोट्स तो मिल ही जाएंगे। नोट्स की इतनी क्या जल्दी है आपको? दैट इज़ टू बैड। गलत है भाई, मुझे पसंद नहीं। ओके, तो लेक्चर देखिए, नोट्स तो मिल ही जाएंगे। नोट्स ज़्यादा कीमती नहीं है, लेक्चर ज़्यादा कीमती है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ मैं समझा दूँगा वो याद रहेगी, और नोट्स आप रट लेंगे कोई फ़ायदे का नहीं, खाम खत्म, ठीक है। शुरू करने जा रहे थे स्टेबिलिटी एनालिसिस। इससे पहले सॉल्युबिलिटी एनालिसिस थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो कर ली थी। तो स्टेबिलिटी एनालिसिस जो है वो एक बहुत ग्रेट इंटरेस्ट है, प्री फॉर्मुलेशन की स्टडी का पार्ट है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसीजर। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है, जो हम डोसेज फॉर्म बना रहे हैं, ये लास्ट में किस तरह का बनेगा, किस तरह से मार्केटिंग कर पाएंगे उसकी, किस कंडीशन में रखेंगे और किस कंडीशन में वो स्टेबल रहेगा, कितने दिनों तक स्टेबल रहेगा, ये सब चेक करना होता है स्टेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। जैसे बात मैं थोड़ी सी ट्रिक्स के साथ शुरू करता हूँ और इसी ट्रिक के साथ पूरा लेक्चर ख़त्म करूँगा। कि आपको रोटी बनानी है, मान लीजिए रोटी तो सभी खाते हैं, तो अब हमें ये देखना है कि रोटी से पहले हमारा गेहूँ कैसा है, गेहूँ उगाना होता है। फिर गेहूँ के बाद चक्की सही है कि नहीं है जिसमें आटा पिस रहा है, फिर आटा कैसा है, फिर वो आटा अच्छे से गुथा हुआ है कि नहीं गुथा हुआ है, मड़ा हुआ है कि नहीं मड़ा हुआ है, फिर वो रोटी सिक कैसी रही है। तो इस सब को देखना भी एक तरह से स्टेबिलिटी है, और यही एनालिसिस होती है प्री फॉर्मुलेशन माने रोटी बनाने से पहले, प्री माने पहले, फॉर्मुलेशन माने बनाने से पहले, ठीक है। तो अब इसी ट्रिक को मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ चीज़ें हो सकता है डिस्टर्ब हों, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सारा एक फ्लो बना रहे और अच्छे से पढ़ाऊँ मैं, ठीक है। स्टेबिलिटी स्टडी इन टॉक्सिकोलॉजी फॉर्मुलेशन। देखिए पहले यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा और फिर लॉन्ग में, इस तरह से थोड़ा सा मैं पढ़ाता चलूँगा। न्यू ड्रग इज़ एडमिनिस्ट्रेड, मतलब हम लोग ओरली जो ड्रग लेते हैं वो 3 तरह से ले सकते हैं। एक तो मिक्सिंग द ड्रग इन द फीड इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, इन फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन फॉर्म में लेते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं, या टैबलेट कैप्सूल खाते हैं, ठीक है। 3 तरह की होती हैं। फीड में कंटेन वाटर, विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं उनमें। तो अब उसकी स्टेबिलिटी स्टडी भी ज़रूरी होती है। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, सॉरी साहब, बता चुका हूँ मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो बात कर रहे थे, तो इन सब की स्टेबिलिटी भी चेक करनी होती है हमें, कि जो विटामिन हैं वो किस तरह से हम लोग मिलाएं। विटामिन जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, तो उसका सस्पेंसन बनाते हैं। तो ये देखते हैं कि ये सस्पेंसन स्टेबल कैसे रहेगा, किस तरह से रहेगा। ऐसे तो नहीं कि जब हम बना रहे हैं तब तो ठीक है, बाद में कुछ और हो गया, सस्पेंसन रहा ही नहीं, पता चला सारा का सारा विटामिन नीचे बैठ गया, ऊपर जो हमारा पेशेंट था उसने केवल पानी पी लिया, ठीक है। तो पानी पी लिया तो उसको कोई असर नहीं किया, निपट गया, वो केस हो गया अब तक। या मे भी बीच में DI ने आके इंस्पेक्शन कर लिया, जो मैं अभी आपको ज्यूरेस में पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें, तो हो सकता है DI ने आके इंस्पेक्शन कर लिया, उसने देखा कि भाई साहब यहाँ तो कुछ है ही नहीं कंसंट्रेशन, ऊपर का उसने निकाला सॉल्यूशन सस्पेंशन, उसमें कुछ भी कंसंट्रेशन नहीं थी, लिखा हुआ था 15 mg, निकला उसमें केवल 2.5 mg, हो गया कल्याण, ठीक है। तो ऐसा ना हो। फॉर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन द केमिकल स्टेबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड pH शुड बी चेक। कि हम मान लो बना रहे हैं सस्पेंसन या सॉल्यूशन, बना रहे हैं 60 डिग्री टेम्परेचर इंडस्ट्री के अंदर, ओके नो प्रॉब्लम, 7 डिग्री पे, लेकिन जैसे ही वो मार्केट में उतारा, मार्केट में टेम्परेचर था 25, तो अब वो सॉल्यूशन रहा ही नहीं, डाला था उसमें एस्प्रिन और वो हो गया कुछ और ही, ठीक है। अब कहानी ख़राब, एस्प्रिन खानी थी, खा लिया उसने, कुछ और कर गया उसको रिएक्ट,
जो था वो तो सही हुआ नहीं, माने उसको जुकाम था, फीवर था, वो तो सही हुआ नहीं और कुछ हो गया, निपट गई कहानी। फॉर सस्पेंसन स्टेट द ड्रग सस्पेंसन इज़ ओकेजनली सेकेंड टू चेक डिस्पर्सिबिलिटी। सस्पेंसन जब बनाते हैं तो उसकी हमें डिस्पर्सिबिलिटी चेक करनी होती है। बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं आप, 4 सेमेस्टर क्रॉस करके आ रहे हैं, पहले ही मक्कारी करी है, फिर पिछले सेमेस्टर में फिर भी बहुत सारी चीज़ें पता हैं कि सस्पेंसन में जो हम डिस्पर्सिबिलिटी चेक करते हैं वो उसकी सेकिंग पर पता करते हैं, बहुत सेक करते हैं उसको, बहुत सारी चीज़ों पे लिखा रहता है सेक बिफोर यूज़, तो वो इसीलिए कि डिस्पर्स हो जाएँ वो आराम से, जितने पार्टिकल्स हैं और उतनी कंसनट्रेशन में आपके अंदर जाएँ। ठीक है, सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस, 1 मिनट और रुकिएगा, सॉरी, ये भी वही है। सॉलिड स्टेट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ड्रग स्टेबिलिटी टेस्टिंग। इट आइडेंटिफाइज stable storage condition for drug. It is also used to investigate the physical or chemical properties of drug molecule that may affect the stability of drug product. तो फिजिकली और केमिकली दोनों तरह से देखते हैं कि किस तरह से स्टेबल है। रोटी है तो वो खाने लायक है, मुलायम है कि नहीं, और ऐसा तो नहीं है कि उस रोटी में, गेहूं में क्या था, दवाई डली हुई थी, कोई गलत सलत या गेहूँ सड़ गल गया था तो वो रोटी जो है वो केमिकली है ही ख़राब, जो खाएंगे वो नुकसान कर जाएगी। द स्टडी इज़ आल्सो कंडक्टेड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपैटिबल एक्सीपेंट फॉर अ फॉर्मुलेशन। आप कभी भी API तो होता नहीं है, अकेली रोटी तो खाते नहीं हो, रोटी के साथ सब्जी भी खाते हैं, चटनी भी खाते हैं, तो वो रोटी सब्जी के साथ सही है या नहीं ये भी चेक करना है। मींस ड्रग जो है वो एक्सीपिएंट के साथ, कौन से एक्सीपिएंट के साथ खाई जा सकती है ये भी देखना पड़ता है। सॉलिड स्टेट रिएक्शंस आर जनरली स्लोअर एंड मोर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। भैया बहुत स्लो होती हैं सॉलिड रिएक्शंस, तो थोड़ा सा टेंशन होती है। दिस इज ड्यू टू अ रिड्यूस्ड नंबर ऑफ मॉलिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन ड्रग मॉलिक्यूल एंड एक्सीपिएंट। द डाटा जनरेटेड बाय एनालिसिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, pH, ह्यूमिडिटी, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन। अब ये 4, 5, 6 चीज़ें तो आएंगी बस। पूरी स्टेबिलिटी स्टडी में यही 6-7 चीज़ें पढ़नी है। पिछले सेमेस्टर में आप पढ़ के आ रहे हैं, स्यूटिक्स में भी मैंने भी पढ़ाया हुआ है, मुझे याद है, तो वहाँ आपने जो स्टेबिलिटी स्टडी पढ़ी है उसी को यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ डीप में पढ़ी थी, यहाँ शॉर्ट में पढ़ेंगे बस। B, second point, solution state stability. It is the easier to detect liquid state reaction as compared to solid state reaction. For detection of unknown liquid incompatibility, the program setup is same as solid dosage form. जैसा वहाँ कर रहे थे उसी तरह का प्रोग्राम यहाँ भी होगा, लेकिन ये रिएक्शन ईजी होती है थोड़ी सी। द डीकम्पोजिशन ऑफ ड्रग अकर्स थ्रो, वही मैंने पहले बताया था, 6 चीज़ें फिक्स रहेंगी। एवेल्युएट इन स्टडी ऑन सॉल्यूशन ऑन सस्पेंशन ऑफ बल्क सब्सटेंस, ऑन नहीं होगा और होगा, सॉरी भैया मेरी मिस्टेक, मैं भी इंसान ही हूँ। एसिडिक और एल्कलाइन pH, कि वो एसिडिक pH पे क्या उसका दिख रहा है, एल्कलाइन पे क्या दिख रहा है, ये स्टेबिलिटी चेक करना। प्रेजेंस ऑफ एडिड सब्सटेंस, चिलेटिंग एजेंट, स्टेबलाइज़र जो उसमें डाले हुए हैं उनका क्या हाल है, उन्हें डालने के बाद कोई चेंज तो नहीं आया, वो स्टेबल है उतने दिन के लिए, 2 साल के लिए कि नहीं। हाई ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में अभी तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो इन दोनों का कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग कंडीशन, ये भी देखते हैं कि वो स्ट्रेस कितना ले रही है, क्योंकि मान लीजिए वो कैप्सूल बनाया आपने, टैबलेट बनाई, मान लीजिए टैबलेट बनाई, अब वो वहाँ से इंडस्ट्री से आनी है 5000 किलोमीटर चल के तिरुवनंतपुरम। अब पता चला तिरुवनंतपुरम तक आते आते वो ट्रांसपोर्ट में ही निपट गई, टैबलेट बची ही नहीं, चूड़ा हो गया पाउडर, तो वो टैबलेट की जगह पाउडर हो गया, उसका जो फॉर्मुलेशन था सब चेंज, कहानी ख़राब, ठीक है। और एक चीज़ स्टेबिलिटी टेस्टिंग में आपने देखा था पिछले स्यूटेक्स में भी कि एक ही टेम्परेचर पे नहीं करते, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे करते, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक करते हैं, ठीक है। जिससे फिर और ऐसी ह्यूमिडिटी भी हम लोग उसकी चेंज कर दे जाते हैं, pH भी चेंज करते जाते हैं। वहाँ आपने डीप में पढ़ा था, यहाँ केवल एक याद दिला रहा हूँ कि वहाँ क्या पढ़ा था, वहाँ से हेल्प लेनी पड़ेगी अगर आपको समझ नहीं आएगा। वैसे तो समझ आएगा जिन लोगों ने पढ़ा था, जो बहुत दिन नहीं हुए, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीना बस। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ ड्रग कैन बी मेजर्ड यूजिंग 3 टेक्निक, 3 तरह से पता लगता है। कैपिलरी मेल्टिंग पॉइंट, हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी, डिफरेंशियल स्कैनिंग, कैलोरीमीटर ऑफ अ थर्मल एनालिसिस, तीनों पता हैं और इनको अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की। अब थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ते हैं। मैंने पहले बोला हुआ है पहले शॉर्ट में बताऊंगा फिर डीप में, इसीलिए बोलता हूँ कि नोट्स ना करें, क्योंकि मैं लेक्चर में ही बताऊंगा कि कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। सॉल्यूशन स्टेबिलिटी की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंडीशंस नेसेसरी टू फॉर्म अ स्टेबल सॉल्यूशन। ये है ऑब्जेक्टिव कि हमारा जो स्टेबल सॉल्यूशन है वो स्टेबल रहे, जैसा बना रहे वैसा ही रहे, और ना रहे तो 98, 99 तो रहे, ठीक है।
स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यू ड्रग में डिपेंड ऑन, मैंने पहले बोला हुआ है 5-6 चीज़ों पर डिपेंड रहेगा, वही 5-6 चीज़ें लिखी हुई हैं। अब पहले नंबर की स्टार्ट करते हैं पीएच स्टेबिलिटी स्टडी। सबसे पहले पीएच पे, तो पीएच स्टेबिलिटी स्टडी में क्या करते हैं हम लोग, पहले उसमें एसिडिक डालते हैं सॉल्यूशन, उस पर चेक करते हैं एट 90 डिग्री सेल्सियस। 90 हाईएस्ट होता है, उतना टेम्परेचर कभी होना नहीं, इसलिए वहाँ से हमें सारे नीचे के टेम्परेचर की जानकारी मिल जाती है। जैसे हम लोग फार्मेसी में कैसे पढ़ते हैं, 2-2 मार्क्स क्वेश्चन पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते, 1-1 मार्क्स से पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते। हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं और थ्योरी से वो MCQs 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे ही 90 डिग्री से हम लोग मेज़र करेंगे तो वहाँ 40 का, 30 डिग्री का सबका हमें डाटा मिल जाएगा। और ऐसी बहुत हाईली एसिडिक डालेंगे वहाँ चीज़ें, जिससे फिर हमें कम एसिडिक का तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, कि मान लो हमने अगर 100 लाइन पढ़ ली, उस 100 लाइन में अगर 50 क्वेश्चन हो रहे थे तो 10 लाइनें पढ़ते तो शायद 5 क्वेश्चन होते, हो गया एवरेज। ऐसी एवरेज वहाँ भी चलता है। ज़्यादातर फार्मेसी जो है वो ग्राफिकल स्टडी और एवरेज पे चलती है। दूसरा हम लोग वाटर में मिला लेंगे न्यूट्रल, तीसरा बेस में डालेंगे। देखिए यही लिखा हुआ है, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो पहला 0.19 NaCl पे हो रहा, दूसरा सॉल्यूशन ऑन वाटर पे हो रहा, तीसरा NaOH यानी बेसिक पे हो रहा। बस ठीक है, तीनों पीएच चेक कर ली, हो गया काम। और दीज एक्सपेरिमेंट्स आर इनिशियली डन टू कन्फर्म द ऐसे स्पेसिफिसिटी एंड फॉर मैक्सिमम रेट ऑफ डिग्रेडेशन। देखिए थोड़ी तबीयत ख़राब है, मेरा भी फ्लो नहीं बन रहा है, मान रहा हूँ। Now aqueous buffers are used to produce solution with wide range of pH values but with constant level of drug concentration, co-solvent and ionic strength. All the rate constant K at a single temperature are then plotted as a function of pH. ये सब भी आप 3rd and 5th सेम की फिजिकल में पढ़ चुके हैं। बफर्स डालते हैं, बफर्स से उसका pH मेंटेन करते हैं, बहुत सारी कहानी। को सॉल्वेंट यूज़ कर लेते हैं, को सॉल्वेंट से उसका थोड़ा नेचर बदल जाता है, रेट कांस्टेंट को थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं। तो इस सबसे इफेक्ट पड़ता है और इसी के लिए प्री फॉर्मुलेशन स्टडी की जाती है। ठीक है, पहला पीएच ख़त्म, दूसरा आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि भैया कैसे टूट रही है वो, जो ये भी पीएच पे ही डिपेंड है लगभग। इंटेंडेड फॉर पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द पीएच स्टेबिलिटी स्टडीज शुड बी कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट आयनिक स्ट्रेंथ दैट इज कंपेटेबल विद बॉडी फ्लूइड्स। द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ एन आइसोटोनिक वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज 0.15। आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है, जहाँ MI है मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द आयन और Z है वैलेंसी ऑफ दैट आयन। ठीक है, for computing mu all the ionic species of the buffer solution and drug are also taken into calculation। तो इस सब में हम लोग ड्रग को कैलकुलेशन में लेते हैं। फिर को सॉल्वेंट्स की बात करते हैं कि ऐसा तो नहीं, को सॉल्वेंट जो है, जैसे कई लोग अच्छे होते हैं, उन्हें मान लो कोई गलत दोस्त मिल जाता है तो वो थोड़े बिगड़ जाते हैं। माँ बाप बोलते हैं कि गलत संगत में पड़ गया लड़का इसलिए बिगड़ गया। ठीक है, तो भैया वो आपका साथी था इसलिए बिगड़ गए आप। और या फिर ऐसा होता है कोई बिगड़ा हुआ लड़का होता है, अच्छे लड़के की संगत में आता है और वो टॉप मार जाता है, तो वो भी संगत का असर। ठीक है, तो ऐसी को सॉल्वेंट का भी तो कोई असर पड़ेगा। को माने साथ वाला। सम ड्रग्स आर नॉट सफिशेंटली सॉल्वेबल टू गिवन कंसंट्रेशन ऑफ एनालिटिकल सेंसिटिविटी। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो उतनी डिज़ोल्व नहीं होती जितनी हमें चाहिए। ठीक है, मान लीजिए चाहिए हमें फ्रीली सॉल्युबल और है वो पार्शियली सॉल्युबल, तो हम कुछ को सॉल्वेंट्स मिला के उन ड्रग को सॉल्युबल कराते हैं। ठीक है, इन दूस केसेस को सॉल्वेंट में भी यूज़, मतलब वही मैंने बताया। हाउएवर प्रेजेंस ऑफ को सॉल्वेंट विल इन्फ्लुएंस द रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट को बढ़ाता है। हेंस के वैल्यूज आर डिफरेंट, को सॉल्वेंट कंसंट्रेशन आर डिटरमाइंड एंड प्लॉटेड अगेंस्ट ऑफ को सॉल्वेंट। फाइनली द लाइन ऑफ एक्स्ट्रा पोलेटेड या प्लॉटेड होगा, सॉरी ये शायद टाइपिंग मिस्टेक होगी, टू 0% को सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस द एक्चुअल के वैल्यू इन द प्योर सॉल्वेंट। इसके बाद हमें प्योर सॉल्वेंट का पता करना होता है कि कितना प्योर सॉल्वेंट आ रहा है। बस वैसे मैंने बता दिया, बाकी थ्योरी आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, इसके लिए नोट्स होते हैं, लेकिन ये समझाता कौन, ये मैं, इसलिए लेक्चर ज़रूरी होता है। ठीक है, अब लाइट, कितनी लाइट वो है ले रही है। जैसे आपने कभी देखा हो तो बहुत सारे सिरप्स जो आते हैं वो ब्लैक कलर की बोतल में आते हैं, बहुत सारे अंबर कलर की बोतल में आते हैं, बहुत सारे येलो कलर की बोतल में आते हैं, बहुत सारे ट्रांसपेरेंट बोतल में आते हैं। तो शौक थोड़ी ना लगा होगा किसी को कि एक बोतल ऐसी बना दो, एक ऐसी बना दो। वो भी उसकी स्टेबिलिटी की वजह से,
ठीक है, कि वो सिरप जो है वो लाइट को कितना ले रहा है इसलिए उसको ट्रांसपेरेंट बना दें, कितना ले रहा है कि उसको अंबर बना दें। ये भी एक स्टेबिलिटी स्टडी होती है। जैसे पहला क्लियर ग्लास एम्पोल्स, दूसरा अंबर कलर ग्लास कंटेनर, तीसरा येलो ग्रीन ग्लास कंटेनर, चौथा कंटेनर स्टोर्ड इन कार्डबोर्ड पैकेज और रैप्ड इन एल्यूमिनियम फॉयल, दिस वन एक्ट एज द कंट्रोल। बहुत सारे कंटेनर आपने देखे होंगे जो सॉइल लगी होती है उसके ऊपर, सॉरी सॉइल नहीं फॉइल, गलती से बोल गया मैं, एल्यूमिनियम फॉइल लगी होती है, ठीक है, या कहीं पे पेपर लगा होता है, तो उनका भी तो कारण रहा होगा। आप जनरली बाम देखते हैं तो बाम में जो है आपने देखा हो एक पेपर साइड से लगा होता है, तो उस पेपर का भी तो कुछ इफेक्ट होगा, हवा में थोड़ी ना लगा दिया होगा, कोई शॉक थोड़ी ना लग रहा होगा। वो इसलिए कि जब तक बाम ये जो है हम लोगों के पास रहे तब तक ये ऐसी ही रहे, इस पर कोई चेंज ना आए, वरना पता चला तब से ही जैसे ही बन के रखी तब से ही डिग्रेडेशन शुरू हुआ और लिखे तो 2 साल, वो एक्सपायर हो गई 1.5 साल में, तो नुकसान हो गया। तो वो तब जब तक यूज़ में ना आए तब तक वो ऐसी ही रहे, इसलिए वो इस तरह से रखे जाते हैं। बाम के ऊपर जो पेपर लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें, द रेट कांस्टेंट के ऑफ डिग्रेडेशन रिएक्शन ऑफ अ ड्रग वेरीज विद टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू आर्रीनियस इक्वेशन। ये इक्वेशन आपने पढ़ी थी वहाँ, और मुझे तो बड़े अच्छे से याद है कि हाँ मैंने किस तरह से पढ़ाई थी, मैंने भी पढ़ी थी तो किस तरह से पढ़ी थी। K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये पावर है, अलग अलग नहीं है कि अकेली इक्वेशन लिखी है। इसको हमने वहाँ लॉग में भी बनाया था, एक प्योर लॉग होता है, एक लॉग बेस 10 होता है, एक लॉग बेस ई होता है, तो ये लॉग बेस ई वाला बनाया था, जहाँ K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, A इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी फैक्टर, E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, R आइडियल गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ठीक है। कुछ गलतियाँ चलती रहती हैं, तो इस इक्वेशन में भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है, पढ़िए। मुझे याद आ गया कि हाँ ये भी है, इसमें गलतियाँ हैं, लेकिन अभी आप लोगों को तो पढ़ना है, पढ़ो। इससे टेम्परेचर का हम लोग वहाँ मेज़रमेंट करते हैं स्टेबिलिटी में स्टडी में, और कैसे करते हैं ये आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। थोड़े से प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए ज़रा, ठीक है जी। तो हमारी बात चल रही थी प्रोसीजर की। तो buffer solutions are prepared and kept at different temperature. Rate constants are determined at each temperature and in K value is plotted against 1/T. टेम्परेचर जो है वो 1/T फॉर्म में, द्वित्व क्रमानुपाती तो याद है, उसी फॉर्म में रखते हैं। इन्फ्लुएंस की बात करें, द रिलेशनशिप इज़ लीनियर एज अ कांस्टेंट डिके मैकेनिज्म ओवर द टेम्परेचर रेंज हैज़ अकर्ड। वहाँ भी आपने देखा था 1/T का ही ग्राफ बनाया था, मुझे अभी भी याद है वो ग्राफ मैंने बनाया था, कैसे डिज़ाइन किया था। अब ब्रोकन और नॉन लीनियर रिलेशनशिप कैन चेंज इन द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन और चेंज इन डिके मैकेनिज्म। यूज़ क्या है इसका, सेल्फ लाइफ पता लग जाती है, कितने दिन ड्रग रहेगी, सेल्फ लाइफ ही तो पता कर रहे थे आर्रीनियस इक्वेशन से। अब जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्हें तो याद आ रहा है, और जिनने मक्कारी की होगी कि नहीं होने एग्ज़ाम, वो नुकसान यहाँ रहेंगे, और अब यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो आगे नुकसान में रहेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी में नुकसान में रहेंगे, लग भी जाएगी तो कहानी वहाँ भी ख़राब ही रहेगी, कोई वैल्यू नहीं। और आप पढ़ते हुए चलेंगे बढ़िया तरीके से, टैलेंटेड तरीके से, तो हमेशा प्रमोशन रहेगा, आपकी वैल्यू रहेगी। अब आपको डिसाइड करना है कि भैया आपको वैल्यू चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, या कहानी ख़राब चाहिए। कंक्लूज़न एट लास्ट क्या मिलता है हमें, इफ़ द ड्रग इज़ सफिशेंटली स्टेबल, अगर सफिशेंटली स्टेबल है तो हम लोग उसको डेवलप करेंगे, नहीं है तो चेंज करेंगे, फिर एक्सेप्ट करेंगे। रोटी तभी तो खाएंगे बना के जब आटा सही होगा, आटा सही नहीं होगा तो काहे को रोटी बनाएं। सही बात है कि नहीं, ट्रिक से ही चल रहा हूँ मैं, सारी टाइम ट्रिक से ही फॉलो करूँगा। अभी तो बड़ा लेक्चर है, बने रहिए भैया, 18 मिनट हो गया है, फ्लो भी थोड़ा सा स्लो है। सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी की बात करते हैं। सॉलिड स्टेट रिएक्शन आर मच स्लोअर एंड मोर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट देन सॉल्यूशन स्टेट रिएक्शन। ये भी वही है लगभग, सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी जो वहाँ ऊपर थी उसी तरह से रिएक्शन होती है, यहाँ भी हार्ड होती है। सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी जो है वो भी इन्हीं 4-5-6 चीज़ों पर डिपेंड होती है, ऑक्सीडेशन, ह्यूमिडिटी, लाइट, पॉलीमॉर्फिक चेंज, ह्यूमिडिटी, इन्हीं सारी चीज़ों पे। तो देखते हैं आगे इसको। इसका मेथड है, ऑल द सेम सैंपल ऑफ ड्रग एक्सपिएंट ब्लेंड्स आर केप्ट फ्रॉम 1 to 3 वीक एट स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशन। जो उसकी स्पेसिफिक कंडीशन है उस पर रखते हैं हम लोग मिला के ड्रग और एक्सपिएंट को, ठीक है। ड्रग एक्सपिएंट दोनों सॉलिड हैं, इसीलिए सॉलिड स्टेट वाली बात है। फिर इसमें हम ऑब्ज़र्व क्या करते हैं, क्या केकिंग हुई है, क्या लिक्विफिकेशन है, लिक्विफिकेशन नहीं लिखा, लिक्विफिकेशन ही लिख लेना, क्या डिसोल्यूशन है, क्या उसमें डॉपलर फॉर्मेशन हुआ है, क्या जेल फॉर्मेशन हुआ है, ये चेक करते हैं। इट इज़ देन असेड बाई, और असेड कैसे करते हैं, TLC से, HPLC से और DSC से।
ठीक है। Whenever feasible the degradation products are identified by mass spectroscopy से, NMR से और अदर रिलेवेंट एनालिटिकल टेक्निक से, ठीक है। जो डिग्रेडेशन होता है प्रोडक्ट्स का वो इनके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। पहले ऐसे करेंगे, ऐसे करने के बाद उसको डिग्रेडेशन को इन 3-4 मेथड से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए पहले शॉर्ट में बता दिया मैंने, पहले बताया, पहले शॉर्ट फिर लॉन्ग। इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है, वही कि किसके साथ, किस सब्जी के साथ रोटी सबसे अच्छी लगेगी। मुझे पनीर छोले बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है। आपको कुछ और अच्छा लगता होगा, हो सकता है बैगन का भरता अच्छा लगता हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें, सॉलिड स्टेट रिएक्शंस आर मच स्लोअर, सो द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिके प्रोडक्ट इज मेजर्ड, ठीक है। तो मेज़र किया जा सकता है, बहुत स्लोअर होती हैं। नॉट द अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेनिंग अनचेंज, और जो अमाउंट होता है वो अनचेंज होता है। टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ डिग्रेडेशन, TLC करते हैं हम लोग, फ्लोरेसेंस और UV स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करके इसको देखते हैं। टू स्टडी पॉलीमॉर्फिक चेंज, पॉलीमॉर्फिक क्या होता है, बहुत सारी फॉर्म में रहता है जो, उसके लिए हम DSC का या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ सरफेस डिस्कलरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन और रिएक्शन विथ एक्सिपिएंट, सरफेस रिफ्लेक्टेंस इक्विपमेंट में भी यूज़। इस जो सरफेस डिस्कलरेशन वगैरह होता है वो सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से होता है, तो इसके लिए हम लोग सरफेस रिफ्लेक्टेंस इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। इससे पता लगता है, सबके इक्विपमेंट यूज़ करिए, सबकी टेक्निक बस पढ़ लीजिए, बाकी कैसे यूज़ करनी है वो अभी आपका कोई बैचलर लेवल पे कोई मतलब नहीं, आगे देखेंगे उसको, ठीक है। प्रोसीजर देख लो, एक वेट सैंपल लेंगे, उसको रख देंगे एक वायल में, एक्सपोज टू वेराइटी ऑफ टेम्परेचर, उसको बहुत सारे टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, लाइट इंटेंसिटी पे छोड़ेंगे, और फिर मतलब टाइम टू टाइम उसको चेक करेंगे। पहले HPLC कराएंगे 5 से 10 mg, DSC कराएंगे 10 से 50 mg, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कराएंगे 2 से 20 mg, और फिर चेक करेंगे, ठीक है। और ये एक सुपरविजन में होता है, फार्मासिस्ट जो आप ही लोग बन के जाएंगे और आप ही लोगों के सुपरविजन में होगा, तो आप लोग ज़्यादा पढ़िए इसको। टू टेस्ट फॉर सरफेस ऑक्सीडेशन, सैंपल्स आर स्टोर्ड इन लार्ज 25 ml vials for injection capped with Teflon lined rubber stopper. The stoppers are penetrated with needles, or the head space is floated with the desired gas. The resulting needle holes are the sealed with wax to prevent degassing. After fixed time, those samples are removed and analyzed. So आराम का प्रोसीजर है, पढ़ लो भैया इसको, तो भैया समझाने की ज़रूरत है नहीं, चलते हैं आगे। अब ड्रग एक्सीपेंट स्टेबिलिटी प्रोफाइल, इसकी बात कर लो थोड़ी सी, क्या प्रोफाइलिंग है। Hypothetically, dosage forms are prepared from various excipient and are exposed to various conditions to study the interaction of drug and excipient. अब हम ये देखते हैं कि सब्जी रोटी जो है वो मुझे झांसी में मान लो पनीर की अच्छी लग रही थी, और मुंबई जाने के बाद वहाँ मछली की अच्छी लगने लगी मान लो, ठीक है, मीट अच्छा लगने लगा, या बोलो वहाँ दाल अच्छी लगने लगी, वहाँ का एटमॉस्फेयर बदल गया, दाल अच्छी लगी वहाँ मुझे। तो एटमॉस्फेयर का चेंज पड़ता है ना भैया, सर्दियों में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो गर्मियों में नहीं लगती, गर्मियों में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो सर्दियों में नहीं लगती, तो ये भी हमें चेक करना होता है। ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ना है, ट्रिक्स हैं बस, याद इनसे बना रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट की बात इससे कर सकते हैं कि जब लड़का बहुत बिगड़ जाता है तो घर वाले क्या बोलते हैं, या मोहल्ले वाले, परिवार वाले क्या बोलते हैं, लड़के की शादी करा दो सुधर जाएगा। तो मतलब वो जितना बिगड़ा था उससे कुछ सुधरता होगा, कुछ काम होता होगा। ऐसे ही जितना मेल्टिंग पॉइंट ड्रग का अकेले होगा, उसको जब मिक्स कर देंगे तो वो घट जाएगा, यही लिखा होगा यहाँ। ईच प्योर सब्सटेंस हैज़ अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, इफ़ नॉट प्योर द सब्सटेंस विल एग्जिबिट अ चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट। द प्योर सब्सटेंस हैव ऑलवेज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन इम्प्योर मिक्सचर। जो इम्प्योर मैंने मिला हुआ उसमें कुछ होगा तो वो कम हो जाएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन, और इसी फिनोमेना कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन, एंड कॉमनली यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस। कुछ आसान ट्रिक्स इसलिए बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। Unfortunately, many drug substances in use today are unpalatable and dosage form containing such drugs, जैसे oral preparations जो होती हैं mainly require the addition of flavors and or colors। बहुत सारी ड्रग्स आपने देखी होंगी, आपने एल्कोलाइड पढ़े हुए हैं, पिछले सेमेस्टर में भी पढ़े हुए हैं, कोगनोसी में अभी भी पढ़ रहे हैं। तो कोगनोसी से याद आया, कोगनोसी में जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ भैया, बहुत लोगों के मैसेज आ गए हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं वो भी स्टार्ट कर रहा हूँ जल्दी ही। तो एल्कोलाइड जो आपने देखा होगा कितना घटिया दिखता है, अगर वैसा आपको खाने के लिए दे दी जाए तो आधे तो आप वैसे ही बीमार हो जाएंगे उसे देख के, लेकिन उसको अगर बढ़िया कलर करके टैबलेट बना के दे दी जाए पिंक कलर की, बड़ी प्यारी लगेगी, आराम से खा लेंगे।
उसका ऑर्डर देखा होगा, बड़ा खतरनाक होता है, ऑर्डर भी चेंज करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अभी देखते हैं ओरल प्रिपरेशन में स्पेशली, क्योंकि वो देख लेते हैं इंसान। कलर फ्लेवर वही लिखा हुआ है, चेंज करते हैं जनरली, जो मतलब उसका इनहेरेंट कलर होता है उसको बदल देते हैं। सम कंपाउंड में अपीयर टू हैव कलर आल्दो स्ट्रक्चरली सैचुरेटेड, द सब्सटेंस में एग्जिबिट इन एन इनहेरेंट ऑर्डर, जो उसका ऑर्डर होता है उसको बदल देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, ऑर्डर ग्रेटली अफेक्ट द फ्लेवर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड स्टफ से ऐसे बात कर सकते हैं। आपने जैसे देखा होगा ब्रेड जहाँ बनती हैं, अगर आप कभी गए हों तो वहाँ ईस्ट का यूज़ होता है, तो बड़ा गंदी सी स्मेल आती है। लेकिन अगर वो ऑर्डर पूरा बदल देते हैं तो ब्रेड अच्छी लगती है खाने में। ठीक है, अब आप फार्मेसी से हैं तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, और होगी भी। माइक्रो पढ़ी है आपने थर्ड सेमेस्टर में, नहीं पढ़ी है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, पढ़ी होगी वो भी। ठीक है, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, सब पे लेक्चर मिलेंगे, जिसकी आपको कमी मिले वो जाके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कोई पैसे नहीं लग रहे आपके, सिर्फ टाइम लगेगा थोड़ा सा। टेस्ट भी ख़राब होता है, बहुत कड़वा होता है, तो उसको भी बदलना पड़ता है, तो ऑर्डर टेस्ट बदल जाता है। फिर पार्टिकल साइज़ को कैसे, कौन कौन से फैक्टर हैं जो पार्टिकल साइज़ पर अफेक्ट करते हैं, मतलब पार्टिकल साइज़ किन किन फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। थोड़ी सी मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। डिसोल्यूशन रेट को, पिसी चीनी जल्दी घुल जाती है, खड़ी नहीं घुलती। सस्पेंडेबिलिटी को, सस्पेंड भी जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सारे डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा रहता है अगर पार्टिकल ठीक सेम हो तो। अगर एक बड़ा एक छोटा है तो पता चले जहाँ बड़ा है वहाँ ज़्यादा हो गई, जहाँ कम छोटा है वहाँ कम हो गई। लैक ऑफ ग्रिटीनेस, पार्टिकल साइज डिटरमिनेशन मेथड कौन कौन से हैं ये सब पढ़े हुए हैं आपने। सीविंग मेथड पढ़ा हुआ है पिछले सेमेस्टर में, माइक्रोस्कोपी पढ़ा हुआ है, सेडिमेंटेशन रेट मेथड पढ़ा हुआ है। ठीक है, सेडिमेंटेशन रेट मेथड, स्टोक्स लॉ। सीविंग मेथड, वो सीव्स लगाते हैं ऑर्डर वाइज, और फिर वहाँ पाउडर को सीव से करके उसको देखते हैं कि कौन सी सीव में कितना पाउडर है, याद आ रहा है ना। माइक्रोस्कोपी में हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से चेक करते हैं कौन से साइज़ का कितना पाउडर है। ठीक है, इनके बारे में छोटा छोटा सा नोट मैं यहाँ दे दूँगा, और बाकी आपको पहले से नॉलेज है तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन बड़ा आया, बड़ा नहीं आएगा, इंडस्ट्रियल में कुछ भी डीप नहीं पूछा जाएगा। सीविंग मेथड की रेंज है 50 से 150 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज़ होना चाहिए। सिंपल है, बड़े आराम से हो जाता है, बड़ा मज़ा आता है प्रैक्टिकल करने में। आपने शायद किया हो, अगर उस समय कोरोना ठीक ठाक चल रहा था, चूँकि मेरे हिसाब से 4th सेमेस्टर में आपके। और पाउडर जो है अगर वो ड्राई नहीं होगा तो आपका प्रैक्टिकल निपट गया, फिर आपकी सीव ख़राब हो जाएंगी और कहानी भी ख़राब हो जाएगी। माइक्रोस्कोपी की बात करें तो इसकी रेंज होती है 0.2 से 100 माइक्रोमीटर, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स ही देखे जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है एक कैलिब्रेटेड ग्रिड बैकग्राउंड के थ्रू हम लोग उसको देख सकते हैं। मोस्ट डायरेक्ट मेथड है, लेकिन बहुत स्लो मेथड है, बहुत टीडियस हार्ड मेथड है, बहुत काम करना पड़ता है। और माइक्रोस्कोप चलाना बड़ी कहानी वाला काम है, सेट करना ही तो बड़े आफत वाला काम है बैचलर लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। अभी तक हो सकता है कई लोगों को अच्छा इंटरेस्ट आता हो, मुझे तो नहीं आता माइक्रोस्कोप पे बिल्कुल। सेडिमेंटेशन रेट मेथड में रेंज होती है 100 से 200 माइक्रोमीटर की। इसमें एंडरसन पिपेट यूज़ करते हैं। अब तो याद आया होगा, एंडरसन पिपेट तो बड़े प्यार से बनाते हैं लोग, बहुत अच्छी लगती है। फिर अब ये थोड़े से अदर आ गए जो अभी शायद आपने ना पढ़े हों। कास्केड इम्पैक्शन, द प्रिंसिपल दैट अ पार्टिकल ड्राइव बाई एन एयर स्ट्रीम, तो वो एयर स्ट्रीम में अगर बह रहा है तो वो अपने सरफेस पे एक पाथ बनाता है जो उसका इनर्शिया बताता है, और ये इनर्शिया बताता है कि ये ड्रग पे कितना फोर्स लगाएगा, किस तरह से रहेगा, कितना इसका एयर स्ट्रीम होगा, इसको कितने पे हमें डिस्पर्स करना पड़ेगा। तो इस सब से भी हमें उसका पार्टिकल साइज़ पता लग जाता। ऐसे मान लो एक छोटा गेट था, एक पतला था, कोई भी पर्सन, जैसे मैं पतला हूँ, मैं आराम से निकल गया। वहीं एक मोटा सा आदमी आया, उसको प्रॉब्लम हुई, वो मान लो घलता घलता निकला, वहाँ स्नो थी, मान लो स्नो का एग्जाम्पल ले लो, जो लोग होंगे कश्मीर वगैरह से उन्हें बड़े अच्छे से पता होगा। एक पतली गाड़ी निकलती है तो छोटा सा स्नो का हली होता है, एक बड़ी गाड़ी निकलती है तो बड़ा, तो पता लग गया ना कि यहाँ छोटी गाड़ी निकली होगी, यहाँ बड़ी, पार्टिकल साइज़ थी तो पता लगा। सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने, घूम गया वो, सीधा करिए जी, थैंक यू। लाइट एनर्जी डिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसकी रेंज होती है 0.5 to 500 माइक्रोमीटर। इसमें क्या करते हैं, पार्टिकल साइज़ को डिटरमाइन करते हैं लाइट से। लाइट रीचिंग द सेंसर एज द पार्टिकल डिस्पर्स इन अ लिक्विड और गैस पासिस थ्रू द सेंसिंग जोन क्विक एंड फास्ट। ऐसे मान लो कि अभी टर्बिडीमेट्रिक मेथड पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट ईयर में भी सबसे पहले यही लिमिट टेस्ट किए थे जहाँ टर्बिडिटी बनती है।
ठीक है। फिर अभी थर्ड सेमेस्टर में माइक्रो बायोलॉजी आई, वहाँ एक टर्बिडिटी मैट्रिक मेथड था बैक्टीरिया वाला, मैंने भी पढ़ाया हुआ है। अगर आपको याद ना हो तो आप देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब तो किए हुए हैं, कर लीजिए, नहीं किए तो जाइए प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी फॉर बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर, वहाँ पढ़ा हुआ है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरिया। तो वहाँ उसमें टर्बिडिटी मैट्रिक में क्या करते हैं हम लोग, लाइट सोर्स डालते हैं और उस लाइट सोर्स से छाया बन जाती है, हाँ कि ये यहाँ ऐसा माइक्रोब होगा इतने साइज़ का, तो उससे भी तो पार्टिकल साइज़ पता लगता है। बड़ा होगा तो ज़्यादा छाया, कम छोटा होगा तो कम छाया। लेज़र होलोग्राफ भी इसी तरह की होता है। रेंज होती है इसकी 1.4 to 100 माइक्रोमीटर। अ पल्स्ड लेज़र इज़ fired through an aerosolized particle spray and polygraphed in 3-dimensional with holographic camera allowing the particles to be individually imaged and sized। देखिए ये जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी समझ में आएंगे। जैसे ऊपर के 3 प्रैक्टिकल किए हुए हैं तो समझ में फटाफट आ गए होंगे, ऐसे ही इसका भी है। ये जब प्रैक्टिकल करेंगे मास्टर्स लेवल पे या उसके बाद तो वहाँ समझ में आएंगे, यहाँ इतने अच्छे शायद समझ में ना आए। अब पार्टिकल कितने तरह के होते हैं वो पता ही है, कोर्स, वेरी कोर्स, मॉडरेटली कोर्स, फाइन, वेरी फाइन, तो ये सब तो भैया आपको पहले से पता है, इन सबको आप पढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग में भी पढ़ा हुआ है और भी 1-2 जगह पढ़े हुए हैं, तो ये पहले से वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच अ प्रोडक्ट रिटेन्स means period of storage and uses that its shelf life the same property that it possessed at the time of its manufacture। जैसा बनाई है वैसा ही रहे, that is उसकी कितने दिन तक रहेगा वो उसकी सेल्फ लाइफ। वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ डोसेज फॉर्म डिज़ाइन इज टू इंश्योर दैट द केमिकल इंटीग्रिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस इज मेंटेन ड्यूरिंग द अनस्टेबल लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। अगर अनस्टेबल है तो किस तरह से प्रिंसिपल उसका देखेंगे कि किस टेम्परेचर पे किस तरह से अनस्टेबल है। 3 तरह की होती हैं, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल। केमिकली भी देखते हैं कि हाँ रोटी का क्या है, फिज़िकली देखते हैं रोटी मुलायम है कि नहीं है, बायोलॉजिकली देखते हैं कि जो स्टेरिलिटी है वो रिटेन्ड है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं रोटी पे फफूंद जमाई और आप खा लो। फिज़िकली तो पता ही दिया, केमिकली में उसकी केमिकल इंटीग्रिटी देखते हैं, तो वो तो पता ही है सारी चीज़ें। ड्रग ज़्यादातर केमिकल्स ही होती हैं। काफ़ी कुछ पढ़ा दिया, ठीक है। 31 मिनट का लेक्चर हो गया। एट लास्ट अगर आपको नोट चाहिए तो मेरा नंबर है 91 40 40 7049 शुद्ध हिंदी में और 9140403649 शुद्ध इंग्लिश में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करिए अगर कोई क्वेरी है तो, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि मैं फ़ीस नहीं ले रहा हूँ। शेयर करिए अपने दोस्तों से और मोटिवेट करिए, व्यूअर्स बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। घर में रहें क्योंकि कोरोना अभी भी चल रहा है, बाहर आओगे तो कोरोना हो जाएगा। जय श्री राम। और कैसा लगा एफर्ट बताइएगा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वैसे मैंने कोशिश की है, कहीं कोई गलती नहीं है, आसानी से पढ़ाया है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, 6वां लेक्चर होगा अब और जल्दी बढ़ेंगे हम लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ख़त्म करेंगे इसको 10-11 लेक्चर के अंदर पहली यूनिट ख़त्म करेंगे इंडस्ट्रियल की और फिर देखेंगे आगे, ठीक है। और कोग्नोसी भी जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कोलॉजी भी रुकी हुई है वो भी देखूँगा, मेडिसिनल तो चल ही रही है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।